हाँ हाँ, हाँ, कर दीजिए। चैट भी ऑन कर दीजिएगा। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आपका चैट में देख रहा हूं। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम, राधे राधे, जय हिंद, जय हिंद। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों का? 2024 कैसा चल रहा है? 3 दिन बीत गया 2024 का, आज चौथा दिन है। चैट रुक गया, क्या हो गया? कोई जवाब नहीं दे रहे हो आप लोग। आपका चैट रुका हुआ है। सुरेंद्र सिंह के पास आकर के चैट रुका हुआ है। दीपिका सिंह गुड आफ्टरनून, सुरेंद्र सिंह गुड आफ्टरनून, राहुल सिंह गुड आफ्टरनून। चैट रुक गया है, चैट रुक गया है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाया, बट आपको शुभकामना दे दिया। जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार, नमस्कार। चलिए, आपका चैट काफी तेज हो गया, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। स्पीड बढ़ गई है। चलिए हम लोग शुरू करें। बच्चा बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी शुरू करें हम लोग। चलिए, हम लोग जनरल स्टडीज जीएस पेपर 2 पढ़ रहे थे। जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, और सोशल जस्टिस के टॉपिक पे अति संवेदनशील वर्ग वल्नरेबल सेक्शन में एक शेड्यूल ट्राइब्स को पढ़ना शुरू किया था। और कल शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उनके रक्षोपाय और बेहतरी के लिए जो संवैधानिक और वैधानिक प्रयास किया गया है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद उसका मैंने पीडीएफ आपको दे दिया था, उम्मीद है आपको मिल गया होगा। आज ही थोड़ी देर पहले आपको पीडीएफ मिला होगा, क्योंकि आज ही मैंने पीडीएफ दिया है, तो आपके आ गया होगा, उसका प्रिंट आप निकाल लेंगे। ठीक है। और अभी जो क्लास में करवाने जा रहा हूं, कल भी मैंने बोला था कि इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, क्योंकि बेसिक मैंने लिखवा दिया। अब स्पेसिफिक कुछ जाकर के थोड़ा सा बाउंड्री लाइन पे कुछ कुछ टॉपिक को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। और उसी टॉपिक में एक टॉपिक था जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का प्रोविजन, जो भारत में शेड्यूल ट्राइब के इंपावरमेंट के लिए बनाया गया था। इसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़ा, उसके कार्यों के बारे में पढ़ा, उसकी समीक्षा हम लोगों ने करी। और फिर आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है
वन अधिकार अधिनियम 2006। मैंने इस टॉपिक में एक चीज बना दिया है बच्चा, एक चीज देखते जाओ आप। वन एवं जनजातियां एक टॉपिक हमने अलग से बना दिया है। पहले वन एवं जनजातियों पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोगों का नीचे है वन अधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स, और फिर है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2066। पीछे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जनजाति वह समुदाय है जो विकास क्रम में सबसे पिछड़ा माना जाता है और जो प्रायः जंगलों और पहाड़ों में रहता है। भारत में भी इन्हीं को जनजाति कहा गया। हालांकि संविधान में जनजाति की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई और कौन जनजाति है निर्धारित करने का काम हमारे प्रेसिडेंट के जिम्मे दे दिया गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए जब भी हम ट्राइब्स की बात करते हैं तो हमारे जेहन में वन, फॉरेस्ट आ जाता है, जंगल है, उसमें कुछ लोग हैं जो बिल्कुल आदिम अवस्था में है, पत्ता पहने हुए हैं, फल फूल से अपनी आजीविका चलाते हैं, जंगल से अपनी आजीविका चलाते हैं और जंगल में ही रहते हैं। ये बात अलग है कि आज आजादी के 75 साल बीतने के बाद कई ऐसे लोग हैं जो जनजाति के रूप में चिन्हित तो किए गए, लेकिन आज जो जंगलों में नहीं रहते हैं, वो बाहर में रहते हैं और विकास की मुख्य धारा में काफी हद तक शामिल हो चुके हैं। लेकिन जब भी हम जनजाति की बात करते हैं तो वन या जंगल आ ही जाता है और वन और जनजातियों के बीच एक सहजीवी संबंध भारत में ऐतिहासिक रूप से विद्यमान रहा। और भारत ही नहीं, अगर हम कहें तो पूरी दुनिया में वन और जनजातियों के बीच, फॉरेस्ट और ट्राइब्स के बीच एक रिलेशन विद्यमान रहा है। जनजातियां वनों में रहती थी, आज भी रहती है कई जगहों पर। वन की इनकी इकोनॉमी का बेस था है। वन से ही ये अपनी आजीविका उपार्जित करती थी, वन पे ही ये पूरी तरह से निर्भर होती थी, वन ही इनके कल्चर को भी डिसाइड करता था। बहुत सारे रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा में वन और वनोत्पादों की भूमिका होती थी। केवल वन से इनकी आजीविका ही नहीं चलती थी, बल्कि इनके गीत, संगीत, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा में शादी ब्याह भी करेंगे तो कुछ पेड़ के पत्ते वगैरह सिर पर बांधेंगे मोर की जगह। तो बहुत सारी चीजों में इन वन की भूमिका होती थी। इनके गीत संगीत जो भी होंगे वो कहीं ना कहीं वन से जुड़े होते हैं, नेचर से जुड़े होते हैं। ये जनजातियां वनों की विशेषज्ञ होती थी। वन के बारे में बहुत सारा ज्ञान होता था, वन के पौधों के बारे में बहुत सारा ज्ञान होता था और वनों में रहते रहते ये अपने रोग का उपचार करने के लिए भी वनों की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती थी। भले उन पौधों के रासायनिक नाम उन्हें नहीं पता थे, लेकिन पौधों के गुणों से वो अवगत थी। वन के इन पौधों या पत्तों के अवगुणों से अवगत थी और ये उनका उपयोग करती थी। अब हम भारत में वन और जनजातियों के बीच रिलेशन को देखें तो एक यूनिवर्सल रिलेशन तो हर जगह रहा है, इंडिया में भी रहा है। अंग्रेजों के आने के पहले ये जनजातियां वनों में निवास करती थी, इसीलिए इनको जनजातियां कहा गया। और बाकी समाज के लोग ग्रामीण समाज के रूप में रहते थे, हिंदू धर्म को अपनाए हुए थे या अन्य धर्मावलंबी थे। भी हमने कहा था कि वन के जो कोर एरिया में रहने वाली जनजातियां थी वो बाह्य समाज के संपर्क से तो दूर रही, लेकिन वन के सीमाओं पर जो रहने वाली जनजातियां थी वो वन के बाहर के ग्रामीण समाज से या हिंदू समाज के संपर्क में आती जाती रही और दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा बहुत प्रभावित किया।
परिणामतः भारत में अंग्रेजी शासनकाल के पहले से भी कुछ जनजातियां थी जो हिंदुओं के रस्म और रिवाज का अनुकरण करती थी, उन्हीं को फॉलो करती थी। कुछ जनजातियां तो हिंदू धर्म को ग्रहण कर चुकी थी। मैक्सिमम अगर हम देखें तो ये जनजातियां एक पृथक समुदाय के रूप में विद्यमान रही। मुख्य समाज के साथ इनका संपर्क कम था। जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की निगाह वन भूमि पर पड़ी, बाकी जगहों पर तो थी ही। 1793 आपने पढ़ा होगा, 1800 आते आते अंग्रेजों ने बाकी भूमि को और भूमि से होने वाले आय में अपने हिस्से को निर्धारित करने का प्रयास शुरू कर दिया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 याद होगा, महालवाड़ी व्यवस्था आदि के माध्यम से। बट 1800 ईस्वी के बाद वन पर भी इनकी नजर पड़ी और वन से इन्होंने कुछ राजस्व प्राप्ति की लालच रखनी शुरू कर दी। 1865 में इन्होंने एक वन अधिनियम पारित किया। 1878 में उसे संशोधित किया और 1927 में भी उसमें संशोधन किया और कुल मिलाकर के वन पर राज्य के स्वामित्व को स्थापित कर दिया गया। मतलब अब वन जो है वो राज्य की संपत्ति होगी। रखना, अंग्रेजों के आने के पहले वन पर जनजातियों का स्वामित्व था, वन जनजातियों की संपत्ति थी, राज्य की संपत्ति नहीं रही। कभी भी किसी भी राजा के शासनकाल में वन भूमि को जनजातियों का ही माना गया, आदिवासियों का ही माना गया था। राज्य के स्वामित्व को उस पर स्थापित नहीं किया गया था। और जो खेती वाली जमीनें थी वो ग्राम पंचायत के अधीन हुआ करती थी। इंडियन सोसाइटी में हम लोग पढ़ चुके हैं, गांव की भूमि गांव पंचायत के अधीन होती थी। गांव का पंचायत ही गांव की जमीन का, खेत का मालिक होता था। जजमानी व्यवस्था के तहत खेती होती थी। जो इस क्षेत्र का राजा होता था वो बाहरी दुश्मनों से रक्षा करता था, उसके एवज में राजस्व कर लेता था, रेंट नहीं देता था, लगान नहीं देता था। लगान लेने का काम टेक्निकली मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन का। और 1800 ईस्वी तक आते आते अंग्रेजों ने गांव की जमीनों पर राज्य के स्वामित्व को एस्टेब्लिश कर दिया और लगान लेना शुरू कर दिया। एब्सोल्यूट राइट राज्य का है। आज भी आपके जमीन पर आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, आप उसके मालिक कहलाते हो। लेकिन आपकी जमीन के नीचे अगर पेट्रोल निकल जाए, आपकी जमीन के नीचे अगर सोना का खदान निकल जाए तो फिर वो आपका हक नहीं होगा, उस पर राज्य का हक होगा उस पर, क्योंकि अंतिम मालिक राज्य है आपकी जमीन का। और अंतिम मालिक है इसीलिए अगर राज्य को जरूरत पड़ती है तो जमीन एक्वायर कर लेती है, सड़क बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए आपकी भूमि को अधिग्रहण कर लेती है, क्योंकि अंतिम मालिक आपकी जमीन की राज्य है। और राज्य के स्वामित्व को अंग्रेजी शासन काल में ही मुख्य रूप से एस्टैब्लिश किया और 1865 और उसके बाद आते आते वन भूमि पर भी अंग्रेजों ने अपने स्वामित्व को एस्टैब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया। 1894 में पहली वन नीति बनाई जाती है अंग्रेजी शासनकाल में, फॉरेस्ट पॉलिसी। और इस नीति में इस बात पर बल दिया जाता है कि कैसे वन से राजस्व की प्राप्ति संभव होगी, वन से कैसे पैसा उगाही जा सकती है, वन से कैसे कमाई की जा सकती है। ये अंग्रेजी शासनकाल में चलती रही और अंग्रेजियों का वर्चस्व वन भूमि पर स्थापित हो गया। अंग्रेजी शासनकाल में ही सरकारी वन अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसको फॉरेस्टर और रेंजर के नाम से बच्चा आज जानते हो आप। ये पद जो है वो अंग्रेजी शासन काल में ही सृजित किए गए।
और वन इनके नियंत्रण में आ गया, यानी राज्य के नियंत्रण में आ गया, राज्य के अधिकार क्षेत्र में आ गया। और अंग्रेजी शासनकाल के अंतिम वर्ष तक आते आते राज्य ने वनों को निजी उद्यमियों के हाथों बेचना शुरू कर दिया, लीज पर देना शुरू कर दिया, उससे राजस्व की उगाही करनी शुरू कर दी, जिसका खामियाजा वहां के रहने वाली मूल जनजातियों को उठाना पड़ा। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर जाता था, वन की कटाई करता था, और वहां पर अगर जनजातियां जाती थी उस कटे हुए वन में से कुछ लकड़ी के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो ठेकेदार मार के भगा देते थे। नुकसान जनजातियों को। इस तरह से अंग्रेजी शासन काल में केवल कृषि मजदूर या बटाईदार ही शोषण के शिकार नहीं थे, बल्कि ये जनजातियां भी, वनवासी भी किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष शोषण के शिकार रही। पीछे हम लोगों ने इनकी समस्याओं के संदर्भ में थोड़ी चर्चा की थी, इनके शोषण की, अंग्रेजी शासन काल में होने वाले इनके शोषण की। अंग्रेजों ने इनके लिए सात्मीकरण की नीति बनाई, एसिमिलेशन पॉलिसी बनाई, आइसोलेशन पॉलिसी बनाई, लास्ट में आइसोलेशन पॉलिसी बनाई। फाइनली देश आजाद हुआ और हमारी सरकार ने कहा था कि सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, समाज के हर कमजोर तबके को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित भारतीय समाज की स्थापना की जाएगी। इस तरह से आधुनिक समाज के निर्माण की दिशा में प्रयास शुरू हुआ। और आजादी के बाद 1952 में पहली वन नीति बनाई गई। 1952 में पहली वन नीति बनाई गई। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। वन और जनजातियों का संबंध परस्पर सहयोगी रहा है। 1865 का वन अधिनियम, 1878 में और 1927 में संशोधन, वन और बंजर भूमि पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया इन विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से। 1894 में हमारी पहली वन नीति बनाई गई और वन को राज्य के नियंत्रण में रखा गया, और इस पॉलिसी में वन से राजस्व की प्राप्ति पर बल दिया गया। प्राप्ति पर बल दिया गया। फिर आजादी के बाद 1952 में पहली वन नीति बनाई गई, और स्वतंत्र भारत की इस वन नीति में होना चाहिए था कि जनजातियों को वन भूमि पर अधिकार दिया जाए, क्योंकि हमारे नेताओं ने वादा किया था सबके साथ न्याय होगा, लेकिन हुआ नहीं। आजादी के बाद जब विकास के लक्ष्य को लक्षित किया गया था, तो वन भूमि पर राज्य ने अपने नियंत्रण को बनाए रखा, और वन भूमि पर जनजातियों के स्वामित्व को महत्व नहीं दिया गया, यानी वन में और जनजातियों के मध्य अलगाव बना रहा। वन में रहते हुए भी जनजातियां कई तरह के शोषण की शिकार रही। आजादी के बाद सरकार ने वन भूमि को लीज पर देना शुरू किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ तो कई इंडस्ट्री को, कई ऐसी चीजों को बनाने के लिए बहुत सारी ऐसे स्पोर्ट्स की गुड्स थे, बैट हुआ, बैडमिंटन हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती थी। प्राइवेट सेक्टर इस वन भूमि को, वनों को लीज पर ले लेते थे, पेड़ को लीज पर ले लेते थे। सरकार को भी एक अच्छी खासी कमाई होती थी। सरकार ने वन को भी राजस्व प्राप्ति के एक साधन के रूप में देखा, और वनों की कटाई जारी रही, वैध कटाई भी जारी रही और अवैध कटाई भी जारी रही। सफर ट्राइबल कम्युनिटी। 1958 में जब नेहरू जी ने अपने पंचशील का सिद्धांत दिया, तो पांचवें सिद्धांत में उन्होंने, पंचशील के सिद्धांत में, वन भूमि पर जनजातियों के स्वामित्व के अधिकार को स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि वन भूमि पर जनजातियों को स्वामित्व मिलना चाहिए, वनवासियों को स्वामित्व मिलना चाहिए। बट कुछ विशेष हुआ नहीं। 58, 59, 60, 70 आ गया। इधर 70 तक आते आते एक नई समस्या पर ध्यान दुनिया का गया, और वो नई समस्या थी एनवायरमेंट पॉल्यूशन। भूगोलवेत्ताओं ने पता लगा लिया कि जिस तरीके से हम भी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं,
जिस तरीके से हम सभी प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सभी वनों की कटाई कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सभी आधुनिक खाद बीज कीटनाशक डालकर मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सभी कारखाना लगा करके वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण फैला रहे हैं। ढेर सारे मोटर वाहनों का विकास तो कर दिया हमने, लेकिन इससे वायु प्रदूषित हुई है, पूरा पर्यावरण प्रदूषण हुआ है। अगर इस प्रदूषण को नहीं रोका जाएगा, विकास का यह रूप भयावह होगा। इस तरफ ध्यान जब हमारे पर्यावरण विशेषज्ञों ने दिलाया, तो दुनिया के देशों में वनों की कटाई को रोकने का काम शुरू कर दिया गया। उस पर चर्चाएं होने लगी, विभिन्न तरीकों से पर्यावरण को संरक्षित रखने पर बल दिया गया। और इसी संदर्भ में भारत में भी 1980 में एक वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1980 में एक वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और यह अधिनियम के माध्यम से वनों की कटाई को रोकने पर बल दिया गया, कम करने पर बल दिया गया। जरूरी हो तभी वनों की कटाई की जाए। जैव विविधता को संरक्षण देने पर बल दिया गया और वन जीवों की रक्षा पर बल दिया गया। मतलब अब पर्यावरण की चिंता ने सरकार को मोटिवेट किया, प्रेरित किया, विवश किया कि वो वनों की कटाई को रोके, जैव विविधता को संरक्षण दे और वन जीवों की रक्षा करे। क्लियर है कि अब वन से होने वाली आय खत्म हो चुकी थी। अब सरकार को वन से राजस्व की प्राप्ति दिखाई नहीं दे रही थी। अब वन को तो काटना नहीं था, वन को तो संरक्षित रखना था। तो फिर जनजातियों को अधिकार क्यों न दिया जाए। इन 1988 में हमारी सरकार की दूसरी वन नीति बनाई जाती है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। और इस वन नीति में अनुसूचित जनजातियों और वनों के बीच के जो सहजीवी संबंध है उसको स्वीकार किया जाता है और सहजीवी संबंधों की स्थापना पर बल दिया जाता है। मतलब जनजातियों को वन भूमि पर स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा। थ्योरेटिकली इसको स्वीकार किया जाता है, सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार किया जाता है। अब धीरे धीरे पृष्ठभूमि बनने लगती है। देखो, नेहरू जी ने 1958 में इस बात को स्वीकार किया। 30 साल बाद 88 में वन नीति में इस बात को स्वीकार किया गया कि वन भूमि पर जनजातियों के स्वामित्व का अधिकार दिया जाए ताकि उनको शोषण से रोका जा सके, उनकी वन आधारित आर्थिकी को संरक्षित रखा जा सके। और 88 के 18 वर्ष बाद यानी 2006 में फाइनली एक अधिनियम, एक कानून बनकर के तैयार होता है जिसको हम कहते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006। और इसी कानून के माध्यम से वन पर वनवासियों के परंपरागत अधिकार को स्वीकार किया जाता है और उनको प्रदान किया जाता है। इस तरह से खेतों पर हमारा परंपरागत अधिकार है, हमारा पुश्तैनी अधिकार है, उसको स्वीकार किया गया है। और अगर सरकार हमारी जमीनों को एक्वायर करती है तो हमें मुआवजा पाने का अधिकार है। लेकिन वन भूमि सरकार की मानी जा रही थी और विकास परियोजनाओं के लिए जब वन भूमि को अधिग्रहित करती थी सरकार, एक्वायर करती थी सरकार, तो उनको मुआवजा नहीं दिया जाता था। इस पर चर्चा कल भी हम लोग कर चुके। इस कानून के माध्यम से अब वन भूमि पर वनवासियों के परंपरागत अधिकार को स्वीकार किया गया और उनको मुआवजा पाने का अधिकार दे दिया गया कि अब सरकार अगर वन को अधिग्रहित करेगी तो वनवासियों को भी मुआवजा देना पड़ेगा उस वन भूमि के बदले में, और मुआवजा सामान्य से अधिक होगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये कानून बना, खुशी हुई। इधर भूमि अधिग्रहण वाला जो कानून था 1894 वाला ही रन कर रहा था और 1894 के कानून का ये प्रावधान था कि सरकार कभी भी किसी की जमीन को एक्वायर कर सकती है।
सरकार कभी भी किसी की जमीन को बिना पूछे एक्वायर कर सकती है, बस उनको मुआवजा पकड़ा देंगे। बट पहले मुआवजा की राशि सरकारी मूल्य पर दी जाती थी, जिसके चलते मुआवजा की राशि बहुत कम होती थी। और बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जिसको आगे हम लोग देखेंगे, इंडियन सोसाइटी में मैं पढ़ा चुका हूं, जिसके चलते जो विस्थापित होते थे वो कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे थे, और सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या का सामना कर रही थी वो जनजातियां थी। इसलिए विस्थापन के परिणाम स्वरूप जो समस्याएं उभर कर सामने आ रही थी, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन, उस समस्या के समाधान के लिए 2013 में एक कानून बनाया गया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013। और इस कानून के माध्यम से विस्थापितों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। भूमि अधिग्रहण से जो पीड़ित थे उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया, और पीड़ितों में सबसे ज्यादा पीड़ित थे जनजाति, क्योंकि उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता था, थोड़ा मुआवजा देकर छोड़ दिया जाता था, क्योंकि वन भूमि तो सरकार की थी। कह दिया जाता था कि भाई आपकी जमीन तो है ही नहीं है, तो सरकारी जमीन है, आप कब्जा करके बैठे हुए हो। सबसे ज्यादा पीड़ित थे, तो इस कानून में इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन किया गया और इनको सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया। अब यहां पर दो चीजें आ गई बच्चा। वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से वन भूमि पर जनजातियों के स्वामित्व का अधिकार दे दिया गया, स्वामित्व का अधिकार दिया गया, उपयोग करने का अधिकार दिया गया, यानी ये जनजातियां अपनी आर्थिकी के लिए वनों को यूज कर सकती है, काट नहीं सकती, वनों को यूज कर सकती है, ये वनों की स्वामी मानी जाएगी। मुआवजा पाने का अधिकार दिया गया, अगर विकास परियोजनाओं के लिए सरकार अगर वन भूमि को एक्वायर कर रही है तो उसका स्वामी को उसका मुआवजा दिया जाएगा। और एक चौथा अधिकार था वन प्रबंधन का अधिकार, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। इस कानून बनाते समय समझा गया कि जनजातियां ऐतिहासिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी वनों के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञानी समुदाय रही है, इसलिए वन के प्रबंधन में इनकी भूमिका को भी स्वीकार करना चाहिए, इनके राय मशविरा को भी स्वीकार करना चाहिए, वन के प्रबंधन में इनकी सहभागिता को भी बढ़ाई जानी चाहिए। इस तरह से वन अधिकार अधिनियम में ये सारे इनको अधिकार दे दिए गए। एक अच्छा प्रयास था जनजातियों के रक्षोपाय की दिशा में। हम लोग रक्षोपाय ही पढ़ रहे हैं ना, अति संवेदनशील वर्ग के रूप में जनजातियों के लिए संवैधानिक और वैधानिक रक्षोपाय क्या क्या किया गया, और उसी में हम एक टॉपिक उठा करके लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास था, और इस प्रयास को भूमि अधिग्रहण के साथ क्लब कर दिया गया, क्योंकि मुआवजा पाने का अधिकार था। तो भूमि अधिग्रहण में जनजातियों की जो जमीनें अधिग्रहित की जाएगी या उनकी वन भूमि अधिग्रहित की जाएगी, उसमें प्रोविजन किया गया कि कोशिश की जाए कि जनजातियों की भूमि का अधिग्रहण ही न करना पड़े। अगर भूमि अधिग्रहण करना पड़ रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, विकास परियोजना के लिए जनजातियों की भूमि या वन भूमि को अधिग्रहित करना ही पड़ेगा। तो जो भी ग्राम सभा या स्वायत्त परिषद है उसका परमिशन लिया जाए, मुआवजा अधिक हो, कुछ मुआवजा पहले दिया जाए, सारी चीजें पीछे पढ़ा चुका हूं। कुछ मुआवजा पहले इनको दे दिया जाए, इनको जब नई जगह पर पुनर्वासित किया जाए तो पहले पुनर्वासित कर दिया जाए, तब इनकी जमीनें एक्वायर की जाए। ये नहीं कि उनको वहां से भगा दिया गया और नई जगह पर पुनर्वास के लिए बेचारे दर दर भटक रहे हैं, सरकार के ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं। और नई जगह पर जब उनको पुनर्वासित किया जाए तो वहां पर वो सभी सुविधाएं हो जिससे इनको कहीं विस्थापन से वंचन का सामना न करना पड़े। तो कुल मिलाकर के उनको मुआवजा पाने का अधिकार जो वन अधिकार अधिनियम में दिया गया, उसके साथ साथ और बहुत सारे प्रोविजन को जोड़ करके 2013 के इस कानून में जनजातियों को सुरक्षित किया गया, जनजातियों को, पीड़ितों को सुरक्षा देने का प्रयास किया गया। बट बच्चा, एक और घटना इस बीच में घटी जिसकी चर्चा यहीं तक हमारा
प्रावधान है, 2013 तक के हम प्रावधान की चर्चा करेंगे। 2013 के बाद कुछ घटनाएं घटित हुई थी। घटना ये घटित हुई थी कि व्यवहार में कानून को लागू करना बड़ा कठिन था। मुआवजा पाने के चक्कर में कल भी मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग जो जनजाति नहीं थे, जो जंगलों में नहीं रहती थी जनजातियां, वो भी जंगलों में आकर के रहना शुरू कर दी, मुआवजा मिले। और सरकार ने जब जनजातियों को चिन्हित करना शुरू किया, जर्नल सरकार ने मौका दिया कि पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि जब तक आप कागज में नहीं रहेंगे तब तक आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जब तक आप कागज में नहीं रहेंगे तब तक आप बनवासी नहीं माने जाएंगे। और सरकार ने जब ये प्रक्रिया शुरू की तो लगभग 11.5 लाख जनजातियां, रिपीट, लगभग 11.5 लाख जनजातियों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। इसका एक कारण तो साफ साफ लग रहा है कि जनजातियां एक पिछड़ा समुदाय है, जंगलों पहाड़ों में रहने वाली है, वो उतनी जागरूक नहीं थी कि अपना कागज बनवा के रखे। लेकिन भाई, आप इस जंगल में रहने वाले निवासी हो, मूल निवासी हो, मूल बनवासी हो, इसके लिए तो कुछ प्रमाण देना होगा। सरकार ने मांगा कि आप प्रमाणित कीजिए कि आप पिछले 75 वर्ष से, यानी 3 पीढ़ी से आप इस जंगल में रहते आ रहे हैं, तभी आपको यहां का मूल निवासी माना जाएगा और तभी इस वन भूमि पर स्वामित्व का अधिकार आपको दिया जाएगा। 11.5 लाख जनजातियां यथोचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रही। परिणाम क्या हुआ? सरकार ने निर्णय दिया कि इन 11.5 लाख जनजातियां वनों में रहने वाली जनजाति नहीं है, इसलिए इनको वन भूमि से बेदखल किया जाता है, इनको वनों से बाहर किया जाता है। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 13 फरवरी, गलत हो गया है बच्चा, आप अपने स्लाइड में भी चेंज कर देना। 13 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 12 लाख जनजातियों को और वन निवासियों को जंगल से बाहर निकालने का आदेश दिया। समझ में आ रहा है? 12 लाख जनजातियों और वन निवासियों को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही माना और वन से बाहर निकालने का आदेश दिया। हालांकि जाकर के 20-25 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश को रोक दिया। एक अलग मुद्दा है जिस पर हम बाद में आपका बस निगाह यहां दिला देना चाहते हैं। ये मुद्दा अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जब तक जमा नहीं करेंगे तब तक हम कैसे माने कि वो बनवासी है और उनको मुआवजा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश को रोका। फिर मार्च 2019 में केंद्र सरकार ने वन अधिनियम 1927 में एक संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया। उस ड्राफ्ट में भी इस पर बल दिया गया कि जो भी इलीगल है उनको बाहर किया जाए। बहुत से जो लीगल थे वो भी इलीगल हुए, बहुत से इलीगल थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बना करके किसी न किसी रूप में रिश्वत देकर के अपने को लीगल बना दिया। एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। सुप्रीम कोर्ट ने जब बाहर निकालने का आदेश दिया तो 28 फरवरी को स्टे मिल गया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और मार्च 2019 को केंद्र सरकार द्वारा वन अधिनियम 1927 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया गया। इसका भी विरोध हुआ। 15 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा विधेयक का प्रस्ताव वापस लिया गया। पुनः 8 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने फिर से इस दिशा में प्रयास करना प्रारंभ किया। डैश 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 डैश। कुल मिलाकर के वन अधिनियम बन तो गया है बच्चा कि वन भूमि पर जनजातियों को स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन व्यवहार में इसको लागू करना बड़ा कठिन है। इसे बार बार जब हम लोग समीक्षा करेंगे इन संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों की, तो सबसे बड़ी समीक्षा यही होती है कि किस तरीके से इसको व्यवहारिक धरातल पर लागू किया जाए, क्योंकि प्रोविजन तो बहुत अच्छा है।
जनजातियों को मुआवजा पाने का अधिकार है, बट जनजातियों को मुआवजा कैसे मिलेगा जब तक कि डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स है नहीं। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। इस तरीके से कुछ जो टॉपिक है, एक क्रम से जनजातियां और वन के बीच संबंधों के बारे में यही सब कहानी है। वैधानिक रूप से जनजातियों को ढेर सारे अधिकार दिए गए, बट अभी व्यवहार में उनकी प्राप्ति पूरी तरह से संभव नहीं हो पाई। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 जो बनाया गया, उस पर भी मैंने इंडियन सोसाइटी में आपको पढ़ाया था कि राज्य सरकारें उसको भी बदल करके फिर से 1894 वाले अधिनियम के समकक्ष उसको लेकर के चली आई। व्यवहारिक धरातल पर अभी भी कठिनाइयां बनी हुई है, बट फिर भी हम एक पॉजिटिव रिस्पांस दे सकते हैं, इस पर पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चल सकते हैं कि कुल मिलाकर के सरकार ने इनके बारे में जो प्रयास किया, इससे काफी हद तक इनको सुरक्षा मिली है। ठीक है, सबको नहीं मिली, इनका रक्षोपाय, इनकी बेहतरी संभव हुआ। यह था वन और जनजातियों के बीच संबंध और भारत में वन और जनजातियों के बीच संबंध के बारे में समय समय पर होने वाली घटनाएं। अंग्रेजी शासनकाल के पहले क्या स्थिति थी? अंग्रेजी शासनकाल में 1865, 1878, 1894, 1927, फिर आजादी के बाद 1952, 1958 पंचशील का सिद्धांत, 1980, 1988, 1980 में कानून बना करके वनों की कटाई पर रोक लगा दी गई, 1988 की वन नीति, और फिर 2006 का वन अधिकार अधिनियम और 2013 का भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, और फिर उसके से संबंधित कुछ घटनाएं जिसकी चर्चा हम लोगों ने करी 13 फरवरी मार्च 2019 आती। ये एक मैंने क्रम से आपको पीडीएफ में दे दिया है ताकि एक घटनाक्रम आपके दिमाग में रहे और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आपको मदद मिले, एक समझ को विकसित करने में आपको मदद मिले। और फिर हम लोग थोड़ा सा चर्चा भूमि वन अधिकार अधिनियम पे करते हैं। इसलिए जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चा, वो है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, एक एक नजर हम इस पर डालते चले जाएंगे। इसमें एक बार 2012 में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया, बट उसकी चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, वन अधिकार अधिनियम 2006 31 दिसंबर 2007 से लागू। पहले भी बता चुका हूं कि इसमें 4 तरह के राइट दिए गए, उसी की चर्चा मैं दोबारा थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूं। 6 दिसंबर 2012 में इसमें संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य था वन क्षेत्र के परंपरागत वासियों के अधिकारों को मान्यता देना। अभी तक मांग की जा रही थी कि वन भूमि पर जनजातियों के अधिकार को मान्यता दिया जाए। पंचशील के सिद्धांत में नेहरू जी ने इस बात को भी स्वीकार किया था, लेकिन अभी तक बस प्रक्रिया चल रही थी और फाइनली जब 2006 का अधिनियम पारित किया गया तो इसका प्रमुख उद्देश्य था जो वन क्षेत्र के परंपरागत वनवासी हैं, परंपरागत निवासी हैं, उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता दे देना, लीगलाइज कर देना कि इन पर उनका अधिकार है। वन क्षेत्र के निवासियों की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना जब उनका अधिकार है, तो फिर वनों को यूज करने का भी उनको अधिकार है, वनों से वो अपनी आजीविका को उपार्जित करने का भी उनको अधिकार है। इंटाइटलमेंट राइट, यूज राइट, स्वामित्व का अधिकार, उपयोग का अधिकार, वनों की संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना, यह भी इनका एक उद्देश्य है। और इसीलिए वन प्रबंधन अधिकार उनको प्रदान किया गया। वनों के मैनेजमेंट में, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में उनके अनुभवों की महत्ता को स्वीकार किया गया। ऐसा महसूस किया गया कि वनों को संरक्षित रखने में जनजातियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।
वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना और ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण करना। इस अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभाओं को भी सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। यही है वन अधिकार अधिनियम 2006 का उद्देश्य। ठीक है, इसमें वन क्षेत्र को में कौन लोग हैं, कौन वनवासी हैं, इसको डिफाइन किया गया। सबसे पहले वनवासी कौन कहे जाएंगे, तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब है। ये तो क्लियर है कि जो भी जनजाति के रूप में शेड्यूल्ड किए जा चुके हैं वो वनवासी माने जाएंगे, वो पहाड़ पे रहने वाले। दूसरा, ये वन भूमि में निवास करने वाले अन्य परंपरागत समुदाय के भी हो, ये भी चलेगा। तीसरा, वन के रूप में जो शेड्यूल्ड वन क्षेत्र है, ऐसे ही जंगल नहीं, बगीचा है उसमें रह रहे हैं, वो नहीं, जो हमारी गवर्नमेंट में वन क्षेत्र के रूप में शेड्यूल्ड है, होता है ना, गवर्नमेंट एक शेड्यूल करता है, ये एरिया वन क्षेत्र कहलाता है, वहां पर थोड़ा थोड़ा झाड़ी है बस बचा हुआ है, बस वन क्षेत्र के रूप में शेड्यूल्ड है। कहीं पर बहुत घना वन है, कहीं पर झाड़ी बस केवल है, अगर वो वन क्षेत्र के रूप में शेड्यूल्ड है वही वन क्षेत्र कहलाएगा। मान लो कहीं पर किसी ने ढेर सारा प्लांटेशन कर दिया, 2 किलोमीटर में पेड़ लगा दिया जंगल की तरह, बस यदि वो वन क्षेत्र के रूप में शेड्यूल नहीं है तो वन क्षेत्र नहीं कहलाएगा। और वनवासी वही कहलाएंगे जो अधिसूचित, नोटिफाइड, शेड्यूल नहीं, नोटिफाइड वन क्षेत्र में रह रहे हो, निवास कर रहे हो। और कितने दिन से? लगभग 3 पीढ़ी से, लगभग 75 वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे हैं। 3 पीढ़ी कहना बेहतर नहीं रहा, तो इसको कहा गया कि जो 75 वर्षों से उस स्थान पर रह रहे हो। वन क्षेत्र के निवासी कौन होंगे? नए कानून के अंतर्गत निम्न शर्तों को पूरा करने वाले वन क्षेत्र के निवासी कहे जाएंगे। वे अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य हैं, वे वन या वन भूमि में निवास करने वाले अन्य परंपरागत समुदाय के हैं, वे अधिसूचित वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, वे विगत 75 वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे हैं। ये वन क्षेत्र के निवासी कहे जाएंगे और इन्हीं के लिए यह नया कानून, इन्हीं के सशक्तिकरण के लिए बनाया गया। इस अधिनियम में इनको, जो वन क्षेत्र के निवासी हैं, वनवासी हैं, अनुसूचित जनजाति को, इस अधिनियम में 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। प्रदत्त अधिकार, धारा 3(4) जो है इस अधिनियम का, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। टाइटल राइट, स्वामित्व का अधिकार, यूज राइट, उपयोग का अधिकार, पहले भी मैं बता चुका हूं, इसके मालिक होंगे, इस वन भूमि को यूज का अधिकार होगा, लेकिन राहत, मुआवजा एवं विकास का अधिकार, रिलीफ पाने का अधिकार और डेवलपमेंट राइट, और चौथा है वन प्रबंधन का अधिकार, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का राइट। अब टाइटल राइट है, यूज राइट है, लेकिन ध्यान देना होगा कि ये जो राइट है ये अन्य हस्तांतरणीय नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है। ये राइट इनके से इनकी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो सकती है। आपको अगर है अधिकार तो बेटा को मिलेगा, उसके बाद उसका विरासत वही होगा, उसके बाद उसका विरासत उसका बच्चा होगा, बट ये किसी को बेच नहीं सकते, किसी बाहरी लोगों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी आपका जो गांव में जमीन है उसका जो राइट होता है उसमें आप दूसरे को भी बेच सकते, इस तरह का इनको अधिकार नहीं है। यानी इनका जो स्वामित्व का अधिकार है थोड़ा अलग किस्म का है। स्वामी है, सरकार अगर नहीं तो मुआवजा उनको देना पड़ेगा सरकार को, सरकार उनको उस जगह से हटा नहीं सकती, मालिक है उसके, उस जगह को यूज कर सकते हैं, स्वामित्व का अधिकार है, यूज राइट है, मुआवजा पाने का अधिकार है, सब है। अगर ट्रांसफरेबल राइट नहीं है जो आपके जमीन के मालिक को मिलता। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वनों को संरक्षित रखा जा सके। अगर ये राइट दे दिया जाएगा तो फिर जनजातियां जमीनों को बेच बेच करके पैसा कमाना शुरू कर देंगी। तो ये 4 तरह के अधिकार इसके तहत दिए गए। धारा 4(4) जो है वो इस बात का स्पष्टीकरण करता है, यह अधिकार वंशागत होगा, यानी हमारे बाद हमारे बच्चे को जाएगा, उसके बाद उसके बच्चे को जाएगा, परंतु यह अधिकार संक्रमणीय या अन्य हस्तांतरणीय या अंतरणीय नहीं होगा।
जनजातियों को उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा। धारा 4(5) में उनको पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया। हमारा टॉपिक है जनजातियों की बेहतरी और रक्षोपाय की दिशा में किए गए संवैधानिक प्रयास, वैधानिक प्रयास, निकायगत प्रयास आदि। निश्चित तौर पर यह अधिनियम जो है वो उनको वन भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है, यूज का अधिकार प्रदान करता है। अब कोई सरकारी अधिकारी, रेंजर, फॉरेस्टर उनको जब चाहे तब उसको मार के भगा नहीं सकता, उनको बेदखल नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। और अब हमारे बेटे के पास एक अधिकार है, हमारे पिता वाला अधिकार है, उस वन भूमि पर उसका अधिकार है। जनजातियों के रक्षोपाय की दिशा में, जनजातियों के एम्पावरमेंट की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके बाद इसका एक धारा 5 जो है वो बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल जो डिसबैलेंस है उससे जुड़ा हुआ है। ये कहता है वन अधिकार के धारकों को, यानी जो भी जनजातियां वनवासी है जिनको यह अधिकार दिया गया है, वन जीव, वन, जैव विविधता, जल स्रोत तथा अन्य पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रावधान। ऐसा न हो कि इनको यह अधिकार दे दिया गया और जब चाहे तब बेच ले, काट ले, काटेंगे नहीं। यूज राइट में जंगलों को काट करके वो अपने लिए भी कुछ नहीं बना सकते। ये उनका संरक्षण करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, यही उनके साथ एक कंडीशन जुड़ा हुआ है। यूज राइट का मतलब नहीं है कि जंगलों को काटा और पलंग बना दिया। ये है इनका अधिकार। अब इनको यह अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके लिए 3 प्रकार की समिति बनाने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। एक ब्लॉक लेवल पर समिति बनेगी, एक जिला लेवल पर समिति बनेगी और एक राज्य लेवल पर समिति बनेगी। ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट 3 स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य स्तरीय जो समिति होगी निगरानी समिति होगी और इनका काम होगा कि जनजातियों को उनका जो अधिकार इस अधिनियम के माध्यम से दिया गया है वो अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी निगरानी करना। उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति, राज्य स्तरीय निगरानी समिति के गठन का प्रावधान। और इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर इसका धारा 7 जो है वो कहता है कि दंड देने का प्रावधान। हालांकि दंड की राशि बहुत कम रखी गई है, बट निश्चित तौर पर यह कानून जनजातियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अगर हम इसकी मूल्यांकन या समीक्षा करें तो हम सपोर्ट में लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, हम बताएंगे, दिखाएंगे कि अधिनियम जो है वो वन और जनजातियों के बीच सहजीवी संबंधों को, सकारात्मक संबंधों को स्वीकार करता है, मानकर चलता है कि वन भूमि पर इनका अधिकार है जो मिलना चाहिए और यह अधिनियम इनको अधिकार प्रदान करता है, पर साथ साथ वनों के संरक्षण की दिशा में भी चिंता रखता है और वनों को बचाने का भी प्रयास करता है। दोनों ही दिशा में यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम के माध्यम से जनजातियों की जो इकोनॉमी है, जनजातियों का जो कल्चर है, जो वन आधारित आर्थिक इकोनॉमी और कल्चर जो है उसको संरक्षित रखने का प्रयास किया गया है और साथ साथ जनजातियों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है, विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है, उनको उत्पीड़न से बचाने का प्रयास किया गया है, उनके शोषण से बचाने का प्रयास किया गया। समीक्षा में, मूल्यांकन में हम यही लिखेंगे, बट हम इसके कुछ ड्रॉबैक की भी चर्चा करेंगे। हम कहेंगे कि हाल में कुछ ऐसे मुद्दे उभर कर सामने आए हैं जिन्होंने इस अधिनियम के आउटपुट पर प्रश्न खड़ा किया। आउटपुट पर प्रश्न खड़ा किया है का मतलब हुआ बच्चा कि इस अधिनियम का जो लाभ जनजातियों को मिलना चाहिए वो मिलने में कठिनाई आ रही है। कठिनाई ये आ रही है कि आप वनवासी हैं कि नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स इन जनजातियों के पास नहीं। इस बारे में काफी लोगों ने अपने अपने विचार दिए कि नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी ढिलाई होनी चाहिए या कोई एक तर्कसंगत रास्ता निकाला जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी पिछड़ी अंडमान निकोबार में चले जाओगे, बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो इतनी बैकवर्ड है कि उनसे कहोगे कि आधार कार्ड दो तो भी उनके पास नहीं है।
उनके पास डॉक्यूमेंट्स तो दूर की बात है। आप कहोगे मोटेशन दिखाइए, दाखिल खारिज दिखाइए, फलाना कागज दिखाइए, ठीक ना, नहीं है उनके पास। और जब विदाउट डॉक्यूमेंट्स उस क्षेत्र में रहने वाली मूल जनजातियां सरकार के पास अपना दावा किया, तो लगभग 60% दावे को सरकार ने अस्वीकार कर दिया। 60%। अब देखो, ये लॉजिकल नहीं है कि 60% अवैध ही है। मुश्किल से 5-10% ऐसे होंगे जो बाहर के होंगे, जो अवैध तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाने का प्रयास कर रहे होंगे। और जो बाहर के होंगे वो इतने स्मार्ट तो होंगे ही कि वो अपना बनवा चुके होंगे। तो 60% जनजातियों के दावे को सरकार ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि आपके पास पर्याप्त कागजात उपलब्ध नहीं है। बट जिन 40% को स्वीकार किया पर्याप्त कागजात के आधार पर, जो गलत लोग हैं उस 40% में होंगे, क्योंकि उनके पास तो पर्याप्त कागज होगा। जब गलती करने हम जाते हैं तो हम तो पर्याप्त कागज लेकर जाते हैं। इसलिए जिन 60% जनजातियों के दावा को अस्वीकार किया गया है वो जेन्युइन है, बट उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये एक मुद्दा है जो इस कानून की सफलता पर प्रश्न खड़ा करता है कि इसका सॉल्यूशन क्या सरकार निकालती है। अभी जो हमने चर्चा किया, चाहे 11 लाख जनजातियों का, लगभग 12 लाख जनजातियों को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकालने का आदेश दिया, रकम बच गया, ये कहां जाएंगी बेचारी। दूसरा एक और मुद्दा है बच्चा, जो इसकी सफलता पर डाउट करता है, क्योंकि यह अधिनियम वन भूमि पर जनजातियों के स्वामित्व का अधिकार देता है, ठीक है। और आज डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, खनिज संपदा के उत्खनन के लिए जंगल को एक्वायर करना जरूरी है। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम में कह दिया गया कि जब जनजातियों की भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा तो कोशिश किया जाए कि अधिग्रहण की नौबत नहीं आए। अभी हम उस अधिनियम की चर्चा करेंगे, 2013 वाली। 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम जो बनाया गया, उसमें जनजातियों को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास किया गया। जनजातियों का सुरक्षा तो हो गया, पहला प्रोविजन है कि जनजातियों की भूमि का अधिग्रहण न किया जाए। दूसरा प्रोविजन है कि अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, अधिग्रहण करना है, तो ग्राम सभा स्वायत्त परिषद से अनुमति ली जाए। और ग्राम सभा अनुमति देगी नहीं, कई जगहों पर ऐसा केस हो चुका है। परिणाम क्या होगा? जमीन सरकार एक्वायर नहीं कर पाएगी। जमीन एक्वायर नहीं कर पाएगी तो विदेशों से सरकार ने जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज को इंडिया लेकर के आई है कि आप इंडिया चलो, इंडस्ट्री लगाओ, मैं सस्ता लेबर दूंगा, इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन एक्वायर करके दूंगा। कहीं ना कहीं सरकार को इस कार्य को करने में परेशानी आ रही है और विकास की प्रक्रिया बाधित हो रही थी। इसलिए सरकार ने भी 2013 के कानून को विकास की प्रक्रिया में एक बाधक के रूप में स्वीकार किया। यही कारण था कि 2015 में हमारी मोदी सरकार ने इस कानून में ढेर सारा संशोधन कर दिया था। इंडियन सोसाइटी में हम लोग पढ़ चुके हैं, और संशोधन के विरुद्ध हमारे भारत में ढेर सारे आंदोलन उभर कर सामने आए। परिणामतः सरकार को उस संशोधन को वापस तो लेना पड़ा, लेकिन सरकार ने राज्य स्तर पर उस संशोधन को जारी रखा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता रहा तो फिर ये कानून बेकार है। फिर आखिर इससे बहुत ज्यादा फायदा उनको नहीं मिल पाएगा। तो जब तक इस कानून को विकास के मार्ग में बाधा के रूप में देखा जाएगा, तब तक इस कानून की उपादेयता बहुत कारगर नहीं मानी जा सकती। बहुत से जगहों पर तो जमीनों को एक्वायर किया जा रहा है और ग्राम सभा से सहमति ही नहीं दी जा रही। ग्राम सभा से उड़ीसा का एक केस सामने आया है, कोई सहमति नहीं दी गई, जमीन को एक्वायर कर दिया गया, क्योंकि माना गया कि भाई विकास के काम में देरी होगी सहमति लेने के चक्कर में। कई जगहों पर कानून का उल्लंघन करते हुए सहमति लेकर के और उस जमीन को दूसरे कामों में, निजी सेक्टर में दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। कई जगहों पर जनजातियों को विस्थापित किया जा रहा है और विकास कार्यों में उस जमीन को यूज किया जा रहा है। माइनिंग
के लिए जमीन को एक्वायर करके यूज किया जा रहा है। जनजातियों को मुआवजा तो मिल रहा है, लेकिन उत्खनन मुआवजा उन्हीं को मिलेगा ना जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होगा। बहुत से लोगों को मिला नहीं, कुछ लोगों को मिला। बट जो माइनिंग हुई, माइनिंग से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, उसका खामियाजा वहां के रहने वाली जनजातियों को उठाना पड़ रहा है। कुछ और चीजें भी है। इस अधिनियम में माना गया कि जनजातियां अनुभवी है, वन के बारे में उनको ज्ञान है, इसलिए वन संरक्षण में उनकी राय भी ली जाएगी। बट कोई फॉरेस्टर, रेंजर या वन से संबंधित अधिकारी इन जनजातियों को इस लायक नहीं समझता है और ना ही उनकी राय ली जा रही है। इसलिए बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे लूपहोल्स हैं, और जब तक इन लूपहोल्स को दूर नहीं किया जाता तब तक इस अधिनियम का मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये समीक्षा में हम लोगों ने लिख दिया है। इसलिए अगर हम समीक्षा या मूल्यांकन की बात करते हैं तो एक नजर हम रीडिंग डाल लेते हैं। निश्चित रूप से यह अधिनियम वन और जनजातियों के मध्य सहजीवी संबंधों को स्वीकार करके जनजातीय विकास के साथ साथ वनों के संरक्षण की दिशा में भी एक प्रमुख कदम है। यह अधिनियम जनजातीय संस्कृति और आर्थिकी, वन आधारित संस्कृति एवं आर्थिकी को संरक्षित रखते हुए जनजातियों का विकास करके उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रावधान करता है। दो पॉजिटिव बातें हम लोगों ने लिख दी। परंतु हाल के कुछ वर्षों में इस अधिनियम से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे उभरे हैं जो इस कानून की सफलता पर कुछ प्रश्न खड़ा करते हैं। जैसे इस अधिनियम के अंतर्गत जनजातियों के 60% दावों को सरकार द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है, किया गया है। संबंधित मंत्रालयों द्वारा इस अधिनियम के विकास के मार्ग में एक बाधा के रूप में देखा जाता रहा है। फलतः विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए ग्राम सभा की सहमति के संबंधित उपबंध और अन्य प्रावधानों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। 2016 में उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन पर इस अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। यह मुद्दा कोर्ट तक पहुंचा हुआ था। ग्राम सभाओं की सहमति से पारित संकल्पों को संबंधित पक्षों द्वारा अपने निजी स्वार्थों के लिए गलत तरह से भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग हेतु परिवर्तित किया जा रहा, जबकि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 कहता है कि जिस कार्य के लिए जमीन को एक्वायर किया जा रहा है उस जमीन को उसी कार्य में यूज किया जाएगा। 5 साल तक अगर यूज नहीं किया जाता है तो वो जमीन वापस कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जा रहा है। निवासियों को विस्थापित करके औद्योगिक प्रयोजन के लिए वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है, धरने से उनका विस्थापन किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में उत्खनन कार्य भी प्रकृति का शोषण है, जिनका नुकसान वन और जनजातियों को उठाना पड़ रहा है, और ऐसा हो रहा लगातार। आदिवासियों और वनों में निवास करने वाले समुदायों के ज्ञान को वन संरक्षण संबंधित निर्णयों में स्थान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इस अधिनियम की सफलता तभी संभव है जब दृढ़ राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ इसे लागू किया जाए और जनजातियों को जागरूक करके इस अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों का लाभ लेने के लिए इनको प्रेरित किया जाए। मैंने वन अधिकार अधिनियम पर अलग से एक टॉपिक बना करके आपको पढ़ा दिया, पीडीएफ दे दिया। ये बाउंड्री लाइन का टॉपिक है, सेंटर का टॉपिक नहीं है, बट बाउंड्री लाइन का ये टॉपिक अगर आप एक बार रीडिंग डालेंगे तो वन अधिकार अधिनियम क्या है, वन अधिकार अधिनियम में जनजातियों को क्या अधिकार दिया गया है, और वन अधिकार अधिनियम की समीक्षा ये कहां तक सफल है, कहां तक सफल नहीं है, क्या कमी है, इन सब पर हमने एक मैटर आपको पॉइंट में दे दिया। हमारा टॉपिक है अति संवेदनशील समुदाय के रूप में जनजातियों के रक्षोपाय और बेहतरी के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रयास, आयोग निकाय के रूप में किए गए प्रयास। और जब हम वैधानिक प्रयास की बात करते हैं तो बात आती है वन अधिकार अधिनियम की। तो प्रश्न को इस तरह से घुमा सकता है कि हमारे भारत में अति संवेदनशील समुदाय के रूप में जनजातियों के रक्षोपाय के लिए, रक्षोपाय में वन अधिकार अधिनियम 2005 की भूमिका की समीक्षा कीजिए। क्या भूमिका है इस अधिनियम के द्वारा, इनको क्या अधिकार दिया गया है।
किसी तरीके से अगर कोरिलेट करके पूछता है तब भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में हो और रहो। यह है एक वैधानिक प्रयास। और दूसरा हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक आपने लिख दिया होगा वन अधिकार अधिनियम 2006, और नीचे की तरफ एरो देके मैं बार बार लिखवाता रहा हूं पीडीएफ नोट्स। चारों टॉपिक हमने अभी तक 3 टॉपिक पढ़ाया। पहला टॉपिक पढ़ाया 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान, पीडीएफ नोट्स। दूसरा टॉपिक पढ़ाया हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पीडीएफ नोट्स। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ाया आपको वन एवं जनजातियां वन अधिकार अधिनियम 2006, पीडीएफ नोट्स। चौथा टॉपिक आपके सामने है भूमि अधिग्रहण। लिखिए, आप टॉपिक लिख लिया कीजिए, पीडीएफ नोट्स लिख लिया कीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, और जो पीडीएफ है उसको एक रीडिंग डाल दीजिएगा और उसको फाइलिंग करके रख दीजिए। पहले भी हमने कहा था बच्चा पार्टी कि हम लोगों को पढ़ने के लिए कुछ सिस्टम बनाना जरूरी होगा। सिस्टम नंबर 1 कि जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं हर सेगमेंट के लिए 2, 4, 5, 6, 7, 8 फाइल होनी चाहिए। अति संवेदनशील वर्ग के लिए 6 या 7 फाइल बनाओ। एक मोटा अगर है तो भी चलेगा। ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक फाइल आपने बना दिया। ट्राइब्स पे जो मैटर है जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखोगे, उसके साथ उसके नीचे में पीडीएफ अटैच करोगे। सिलेबस आपके सामने रहना चाहिए ताकि उसको रट सको। जो हैंड रिटन आपका नोट्स होगा उसमें जैसे ही आप देखोगे इस टॉपिक का नाम, नीचे में पीडीएफ नोट्स, इमीडिएट पीडीएफ नोट्स पलटोगे और आप उसको देख लोगे। डन। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है भूमि अधिग्रहण। लिखिए, नोट कीजिए, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 एवं भारतीय जनजातियां। इसमें एक लाइन ये भी डाल दीजिएगा, एवं भारतीय जनजातियां। एवं भारतीय जनजातियां। नीचे की तरफ एरो दीजिए और लिखिए पीडीएफ नोट्स। अब आप कहोगे कि सर इसको क्यों नहीं लिखवा रहे हैं, तो मैं कहूंगा इंडियन सोसाइटी में ऑलरेडी लिखवा चुका हूं और आप जीएस के ही बच्चे हो। ऐसा नहीं है कि इंडियन सोसाइटी के अलग बच्चे हैं, सोशल जस्टिस के अलग बच्चे हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी वहां पर सारा लिखवा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। बट एक बार जब हम लोग यहां ट्राइबल कम्युनिटी पढ़ रहे हैं तो यहां पर उसकी चर्चा लाजिमी हो जाती। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम पीछे क्या पढ़ा चुके हैं, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको प्रॉपरली समझ में आता चला जाए। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013। ठीक है, पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा है एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। हमारे भारत में अंग्रेजी सरकार ने वन भूमि को और जमीन को सबको राज्य के अधिकार क्षेत्र में ला दिया, भूमि से भी कमाई की जा सके और भारत के नागरिकों को उनके भूमि संबंधी अधिकारों से काफी हद तक वंचित कर दिया। और यही नहीं, 1894 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम में प्रोविजन किया गया कि अंग्रेजी सरकार जब चाहे तब किसी की जमीन को एक्वायर कर सकती है। वाला पॉइंट। और इसके खिलाफ वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। सोचो, अत्याचार भी और आप रोए भी नहीं। यह औपनिवेशिक मानसिकता वाला कानून था। इस कानून के माध्यम से अंग्रेजों ने अपनी कमाई को बढ़ाने का प्रयास किया, अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते हुए अपने हितों को सिद्ध करने का प्रयास किया। यह एक प्रकार का औपनिवेशिक कानून था। देश आजाद हुआ,
आजादी के बाद इस कानून में थोड़ा संशोधन किया गया, थोड़ा राहत दिया गया, और आजादी के बाद एक प्रोविजन हो गया कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसलिए इस राज्य की सरकार लोकहित में यदि चाहे तो किसी के जमीन को एक्वायर कर सकती है। यानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत ही जमीनों का अधिग्रहण किया जाता रहा, और कालांतर में मुआवजा की राशि को भी निर्धारित किया जाता रहा। और जब 2013 में जो नया वाला अधिनियम आया, उसके पहले तक इसी 2013 तक 1894 के कानून के तहत लोगों की जमीन को हमारी सरकार एक्वायर करती रही। इस कानून में सरकार जब भी चाहे तब किसी की जमीन को ले लेती थी, उनसे पूछती भी नहीं थी। सरकार मुआवजा अपने मन से देती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी मूल्य का 4 गुना, जो भी उस जमीन का सरकारी मूल्य होगा उसका 4 गुना, और शहरी क्षेत्रों में सरकारी मूल्य का 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। अधिग्रहण का डिपार्टमेंट अलग था और मुआवजा का डिपार्टमेंट अलग था। सरकार ने आया, अधिग्रहण किया और आपको भगाया, आपकी जमीन ले ली। अब आप मुआवजा और पुनर्वास के लिए दौड़ते रहिए। दूसरा विभाग इतना दौड़ाएगा कि आप मुआवजा छोड़ के चले जाओगे। लंबा खासा रिश्वत आपको देना पड़ता था। यानी भूमि अधिग्रहण का कानून जिनकी भी जमीनों को एक्वायर करता था इस कानून के तहत, वो बेचारा पीड़ित के रूप में गिनती की जाती थी। उनसे पूछा भी नहीं जाता था, अपील का अधिकार भी नहीं था, वो कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। ये आजादी के बाद भी इसको जारी रखा गया। सोचो, आजादी के बाद कम से कम कोर्ट में जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं दिया गया। आजादी के बाद भी इसको जारी रखा गया, अपील का अधिकार नहीं था। और मुआवजा उसी को दिया जाता था जिसकी जमीन एक्वायर की जाती थी। अब मान लीजिए कि आपके गांव में 1000 एकड़ का रकबा है। 1000 एकड़ के में से 900 एकड़ के मालिक गांव के मात्र 4 लोग हैं, बाकी 100 एकड़ में 10-20 लोग हैं, और गांव का 70% लोगों के पास जमीन ही नहीं है, जो बड़े भूस्वामियों की जमीनों पर आश्रित है। टाटा आती है नैनो कार लगाने के लिए, नैनो परियोजना के लिए टाटा सरकार को कहती है, सरकार जमीन को एक्वायर कर लेती है। एक्वायर करने के बाद जमीन के मालिक को मुआवजा दे देती है, और बाकी जो 70% परिवार उसी जमीन पर आश्रित था, उनको कुछ नहीं मिलता है, वो बेचारे दिल्ली भागने के लिए भी बस हो जाते। यानी मुआवजा केवल मालिक को मिलता था। और 1991 तक आते आते जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया गया, तो इस कानून का जमकर मिसयूज किया गया। प्राइवेट सेक्टर तेजी से जब इंडस्ट्री लगाने के लिए आगे आया, स्कूल लगाने के लिए आगे आया, सड़क बनाने के लिए आगे आया, तो सरकार ने किसी भी तरीके से जमीन को एक्वायर करके और उनको मुआवजा दे करके प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। और प्राइवेट सेक्टर से अच्छी खासी रकम सरकार के लोगों ने रिश्वत के रूप में कमाना शुरू किया। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा आधार बन गया ये जमीन। और इसमें पीड़ित कौन था? जिसकी जमीन एक्वायर की जाती थी। कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस कानून में संशोधन जरूरी है, कहीं ना कहीं लग रहा था कि भूमि अधिग्रहण का यह कानून औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित है, और जब कभी भी सरकार जब चाहे तब किसी की जमीन को एक्वायर कर लेती थी, मिनिमम मुआवजा देकर के उनको छोड़ देती थी। इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए 2013 में एक नया कानून बनाया जाता है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013। बता चुका हूं, पहले पढ़ा चुका हूं इसको। और इसमें कुछ विशेष प्रावधान किया जाता है। प्रावधान नंबर 1, जब कभी भी किसी की जमीन एक्वायर की जाएगी तो उनसे पूछा जाएगा। सहमति का प्रावधान, सहमति का प्रावधान। कुछ कंडीशन में नहीं पूछा जाएगा, इमरजेंसी के केस में नहीं पूछा जाएगा, अगर कोई राष्ट्रीय आपदा है तो नहीं पूछा जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है तो नहीं पूछा जाएगा, बट नॉर्मली पूछा जाएगा। एक बड़ी राहत है कि हमसे पूछ के हमारी जमीनें ली जा रही है। दूसरा,
मुआवजा केवल मकान भूमि के मालिक को ही नहीं दिया जाएगा, उस भूमि पर आश्रित जितने भी लोग हैं उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए एक एसआईए का प्रोविजन इस नए कानून में किया गया। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट सरकार कराएगी और सरकार करा करके और तब देखेगी कि उस जमीन के अधिग्रहण का क्या सामाजिक प्रभाव है और फिर सभी दुष्प्रभावितों को मुआवजा देगी। जिस मद में सरकार जमीन एक्वायर करेगी उसी मद में यूज करेगी, नहीं तो फिर जमीन को वापस कर देगी। भूमि वापसी का प्रावधान। इस तरीके से इस नए कानून के द्वारा जिनकी जमीनें अधिग्रहित की जा रही है उनको काफी हद तक सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। भूमि अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप जो विस्थापित लोग हैं उनको अधिक से अधिक सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इसमें मुआवजा की राशि भी बढ़ा दी गई। मुआवजा रहा वही ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना, लेकिन अब यह मुआवजा सरकारी दर पर नहीं बाजार मूल्य पर निर्धारित कर दिया गया, यानी बाजार मूल्य का 4 गुना। अगर गांव में आपकी जमीन एक्वायर की जाती है और आपका एरिया ग्रामीण क्षेत्र में है तो जो मार्केट वैल्यू जमीन का है और वो भी परियोजना शुरू होने के बाद मार्केट वैल्यू उसका 4 गुना दिया जाएगा। नहीं अच्छी खासी एक रकम मिल रही है। आजकल आप लोग सुन रहे हो कि उत्तर प्रदेश वगैरह में ढेर सारा हाईवे बन रहा है। जिनकी भी जमीनें हाईवे में आ रही है वो खुशी से फूले नहीं समा रहे, इतना मुआवजा उनको मिल रहा है। यानी हर तरह के विस्थापितों के साथ न्याय उपलब्ध कराने का प्रावधान ये कानून करता है। और इस कानून में जनजातियों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन किया गया। जनजातियों के लिए, जनजातियों के लिए स्पेशल प्रोविजन क्या है भाई? यथासंभव जनजातियों के भूमि अधिग्रहण को टाला जाए, ना किया जाए, उनकी जमीनें न ली जाए। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो जमीन लेते समय ग्राम सभा से या स्वायत्त परिषद से परमिशन लिया जाए, सहमति ली जाए। अनुसूचित जनजातियों के परिवार को सामान्य लोगों से अधिक मुआवजा दिया जाए जब उनकी जमीनों को एक्वायर किया जा रहा है तो, और मुआवजे की राशि का 1/3 भाग अधिग्रहण से पहले दिया जाए। अधिग्रहण से पहले उनका पुनर्वास किया जाए। ये नहीं कि अधिग्रहण कर लिया गया और पुनर्वास बाद में, पुनर्वास के बाद उनका अधिग्रहण किया जाए। और जहां नई जगह पर पुनर्वास किया जा रहा है, ध्यान देने वाली बात है, वहां वन अधिकार अधिनियम, पेशा कानून आदि जितने भी उनके लिए प्रदत्त पुराने वाली जगह पर सुविधाएं थी वो सारे के सारे कानून का लाभ उनको नए वाली जगह पर भी मिलनी चाहिए। ये भी ले जाकर के नहीं बसा दिया जाए। एक और बहुत बढ़िया प्रोविजन था कि यदि 100 से अधिक परिवारों का विस्थापन हो रहा है तो जहां पर भी उनको बसाया जा रहा है वहां जनजातीय विकास योजना शुरू की जाए। एक अलग से स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रोविजन किया गया जो उनके लिए किया जाना चाहिए। और सबसे मजेदार बात कि नई जगह पर जब जनजातियों को विस्थापित किया जाएगा, पुनर्वासित किया जाएगा, तो वहां 25 और संरचनात्मक सुख सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। 25 का मतलब बहुत होता है। 24 आवर्स बिजली, नलके वाला पानी, लैट्रिन रूम, सीवरेज सिस्टम, पार्क, बच्चों के लिए स्कूल, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तो मैंने 6 गिनवाया यार। 25 में समझो कि इतनी सुख सुविधाएं, सब कहे कि भाई मुझे भी पुनर्वासित करो, मेरा जमीन भी एक्वायर करो, मुझे भी विस्थापित करो। यानी विस्थापन एक समस्या न रह जाए इनके लिए, भूमि अधिग्रहण इनके लिए पीड़ा न रह जाए, इनके लिए भूमि अधिग्रहण मस्ती का एक माध्यम बन जाए, सुख सुविधा प्राप्त करने का एक माध्यम बन जाए। इस तरह से इस कानून के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से, इस वैधानिक प्रयास के माध्यम से जनजातियों के रक्षोपाय की दिशा में एक बेहतर प्रयास किया गया है। ठीक है।
एक कानून बन गया, 1 जनवरी 2014 को लागू हो गया बच्चा। मई में हमारी नई सरकार आती है और नई सरकार चाहती है कि डेवलपमेंट की गति को तेज किया जाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे भारतीय प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा करते हैं और वहां जा करके वहां के इंडस्ट्रिस्ट को भारत में आने के लिए न्योता देते हैं, भारत में आने के लिए आकर्षित करते हैं कि आप आइए इंडिया में। 36 करोड़ यूथ पॉपुलेशन है इंडिया में, हम स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम शुरू करके उनको स्किल्ड करेंगे और हम सस्ता लेबर उपलब्ध कराएंगे, आप इंडिया में इंडस्ट्री लगाइए। विदेशों से तेजी से निवेश इंडिया में आता है, लेकिन उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए। भूमि अधिग्रहण का 1 जनवरी 2014 वाला कानून इतना जटिल हो चुका है कि किसी भी जमीन को विकास परियोजनाओं के लिए एक्वायर करने में कम से कम 5 साल का समय लग जाएगा। सहमति का प्रावधान सहमति देने में ही 3-4 साल निकल जाता है। कहीं ना कहीं ये कानून जो है, और इधर जनजातियों के लिए जो विशेष प्रयास किया गया, पीछे भी हमने चर्चा की, ये कानून जो है ये विकास परियोजना, विकास की प्रक्रिया में बाधक का रूप में देखा गया। परिणाम 2014 में हमारी भारत सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, भूमि अधिग्रहण के इस कानून में संशोधन किया और इसको अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया। संशोधन ही नहीं किया, इमीडिएट इसको लागू करके दनादन जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया ताकि बाहर से आने वाले उद्योगपतियों को दिया जा सके और भारत में विकास की गति को तेज किया जा सके। जब सरकार ने इस अध्यादेश को लागू किया तो भीषण जन आंदोलन हुआ है। सब चीज मैं पढ़ा चुका हूं। अभी जो किसान आंदोलन हुआ है बच्चा, इनसे भी बड़ा किसान आंदोलन था। इतना बड़ा जन आंदोलन था कि सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ा। सरकार ने इस कानून को वापस लिया। सरकार ने इस कानून में फिर से थोड़ा संशोधन करके थोड़ा लिबरल किया। सरकार ने इसको पारित करवाने के लिए विपक्ष को मिलाने का प्रयास किया, बट विपक्ष तैयार नहीं हुआ और ये अभी तक पारित नहीं हो पाया। बट फिर सरकार ने क्या किया, क्योंकि भूमि राज्य सूची का विषय है, सरकार ने राज्य के स्तर पर इसी कानून को लागू करवाना शुरू किया और जहां जहां राज्य सरकारों से सहमति बनी केंद्र सरकार की, कह सकते हो कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या उनकी सरकार थी जिनके साथ इनकी ट्यूनिंग अच्छी थी, वहां पर राज्य सरकार ने इस 2013 के प्रोविजन में संशोधन कर दिया और संशोधन करके फिर से उस कानून को 1894 के समकक्ष बना दिया गया, क्योंकि इस कानून को विकास के मार्ग में बाधक के रूप में देखा जा रहा था। बिना सहमति के जमीन को एक्वायर किया जाने लगा। एक्वायर करके इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाने लगा, दिया जा रहा है, दिया जाने लगा नहीं, दिया जा रहा है, ताकि विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। और इसी संदर्भ में मैंने पीछे कहा था कि वन अधिकार अधिनियम और जनजातियों के लिए रक्षोपाय के लिए, बेहतरी के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया था 2013 के कानून में या वन अधिकार अधिनियम में, कहीं ना कहीं वन अधिकार अधिनियम के उन प्रावधानों को या फिर 2013 के इस कानून के प्रावधानों को भी विकास की प्रक्रिया में बाधक के रूप में देखा गया और राज्य सरकारों ने उसमें संशोधन करके और फिर से पुराने तौर तरीकों से जमीनों का अधिग्रहण जारी रखा है। परिणामतः जो विस्थापित लोग हैं, जिनकी जमीनें जा रही है, वो सफरर है और इन सफरर में जनजातियां भी शामिल है। इन सफरर में जनजातियां भी शामिल है। राइट, एक आउटलाइन मैंने आपको दे दिया। यानी 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम का जनजातियों पर प्रभाव अधिकांशतः नकारात्मक था। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में जनजातियों हेतु विशेष प्रावधान, मैंने पहले भी कहा था कि पूरा प्रावधान नहीं, केवल जनजातियों का प्रावधान। यथासंभव जनजातियों की भूमि अधिग्रहण को टाला जाए और जरूरत पड़ने पर ग्राम सभा और स्वायत्त परिषद की सहमति अनिवार्य की जाए। एसटी परिवार को मुआवजा सामान्य से अधिक दिया जाए तथा मुआवजा की राशि का 1/3 भाग अधिग्रहण से पहले दिया जाए। एसटी को विस्थापन क्षेत्र में प्राप्त आरक्षण, पेशा, वन अधिकार अधिनियम आदि का लाभ पुनर्वासी क्षेत्रों में भी प्राप्त हो। 100 से अधिक परिवारों के विस्थापन पर जनजातीय विकास योजना का प्रावधान किया जाए और पुनर्स्थापित क्षेत्र में 25 अवसंरचनात्मक सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जाए।
भूमि अधिग्रहण के 2013 के कानून के सारे प्रावधानों को हमने नहीं दिया है, हमने केवल उन प्रावधानों को यहां पर रखा है जो जनजातियों के लिए स्पेशल प्रोविजन था, विशेष प्रावधान था। और फिर हम लोगों ने इसकी समीक्षा कर दी है कि निश्चित रूप से नए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून के उपरोक्त प्रावधानों से जनजातीय समस्या का समाधान और जनजातीय विकास में मदद मिलेगी, परंतु यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस कानून के प्रति जनजातीय जागरूकता को उत्पन्न करके कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इसे लागू किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह कानून नवीन विकास परियोजनाओं के प्रारंभ करने के मार्ग में बाधक साबित होगा, क्योंकि इससे भूमि अधिग्रहण में अनावश्यक देरी संभव होगी, परंतु यह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि इन परियोजनाओं के बारे में कितनी पारदर्शिता एवं कुशल प्रबंधन को प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि हाल के दिनों में विभिन्न परियोजनाओं के विरोध में आंदोलन और अनावश्यक देरी का मुख्य कारण कानूनी जटिलता नहीं बल्कि पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन का अभाव रहा है और इनका नकारात्मक राजनीतिक प्रबंधन रहा है। ठीक है, इसलिए जरूरत है कुशल प्रबंधन की, इस कानून को विकास के साथ समायोजित करने की। केवल विकास पर बल देना भी उचित नहीं है, सामाजिक न्याय को भी हमें ध्यान में रखना होगा, और केवल सामाजिक न्याय पर फोकस्ड होने से अगर विकास की प्रक्रिया बाधित हो रही है यह भी उचित नहीं है। तो जनजातियों का रक्षोपाय भी जरूरी है, उनको शोषण से मुक्ति भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना भी जरूरी है। तो दोनों में समायोजन के साथ हमने समीक्षा कर दी है, मूल्यांकन डन। ये भी है एक कानूनी प्रावधान। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक मैंने यहां पर डाल दिया है बच्चा, जिसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, केवल हेडिंग आपके पास रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने अलग से एक यूट्यूब पर क्लास ले लिया है। ये पूरा का पूरा टॉपिक ब्रीफ, ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है लेटेस्ट 2021-22 तक का, तो सारे डिसीजन को संदर्भित करते हुए मैंने इस पर क्लास लिया है, तो इसको यहां पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपके सामने टॉपिक है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसको हम SC/ST एक्ट के नाम से भी जानते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह एक कानून है। जब सरकार को पता चला कि आजादी के 40-45 साल बीतने के बाद भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ अत्याचार जारी है, उनका शोषण जारी है, तो उनके विरुद्ध खास करके जो फोकस्ड है बच्चा वो शेड्यूल कास्ट पर रहा है, बट इसमें शेड्यूल ट्राइब भी है शामिल। उनको रोकने के लिए एक कड़े कानून की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि जब भी कोई ऊंची जाति का व्यक्ति किसी शेड्यूल कास्ट को मार देता था, पीट देता था, पुलिस को मैनेज कर देता था। वो बेचारा शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति पुलिस के पास जाता था केस करने के लिए, पुलिस केस नहीं लिखती थी, पुलिस मार के भगा देती थी। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए उन जगहों पर जहां अनुसूचित जनजातियां हैं और गैर जनजातियां भी हैं जो दबंग है, वो गैर जनजातियां अनुसूचित जनजातियों की पिटाई कर देती थी, उनके प्रति अत्याचार कर देती थी, वो कोर्ट में जाते तो थाने में जाते थे तो पुलिस केस नहीं लिखती थी। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए एक नया कानून 1989 में लाया गया, और इसमें प्रोविजन किया गया कि जब भी कोई SC के ऊपर या ST के ऊपर कोई गैर SC/ST व्यक्ति अत्याचार करता है, मारपीट करता है, कुछ भी करता है, अपराध करता है, तो उसका FIR इमीडिएट लिया जाएगा, इमीडिएट गिरफ्तारी की जाएगी। यानी पूरी प्रोसेस को तेज किया गया ताकि उनको इस दिशा में संरक्षित किया जा सके और उनके ऊपर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके। ठीक है, यही है प्रोविजन, और अलग से ST के कंटेस्ट में इस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये सीमा पर अवस्थित टॉपिक है, बाउंड्री लाइन की टॉपिक है, बट एक्सट्रीम बाउंड्री लाइन की टॉपिक है। फिर भी मैंने आपको दे दिया एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। यूट्यूब पर अगर इस क्लास को चाहो तो आप देख सकते हो, एक समझ विकसित हो जाएगी।
एससी के कंटेस्ट में पूछा जा सकता है, चूंकि हम एसटी पढ़ा रहे हैं इसलिए इसकी चर्चा नहीं है, पर शेड्यूल कास्ट के कंटेस्ट में एक करेंट अफेयर्स का टॉपिक है जो लगातार चर्चा का विषय बना। ठीक है, इसमें मैंने लगातार इस कानून के क्या क्या प्रोविजन है, 31 जनवरी 1990 से क्या लागू हुआ, इस अधिनियम का क्या उद्देश्य था, क्या क्या इसके प्रोविजन थे, वो सारे टेक्निकल प्रोविजन। फिर 2015 में इसमें क्या संशोधन किया गया, क्या अमेंडमेंट 2015 में किया गया, इस अमेंडमेंट के बाद इसमें क्या इसके प्रोविजन रहे, इस पर कैसे हंगामा हुआ, और हंगामा के बाद 20 मार्च 2018 को काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया, फिर इस डिसीजन में क्या क्या हुआ, फिर इसमें 2018 में संशोधन किया गया और 2018 में संशोधन के क्या प्रोविजन रहे, इस पर फिर से कोर्ट में मामला गया, 2019 में सुप्रीम कोर्ट का इस पर निर्णय आता है बच्चा, फिर निर्णय में प्रोविजन के अगेंस्ट में फिर मामला कोर्ट में गया, 2020 में सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन आता है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिसीजन आता है, क्या रहा, इसमें क्या क्या निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। 5 नवंबर 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्देश दिया, निर्णय दिया हितेश वर्मा स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में, और फिर इस निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2021 में फिर मामला गया और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ निर्देश दिए, कुछ निर्णय दिया। इस तरीके से ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और इस टॉपिक को मैंने कंप्लीट करा दिया। एक बार आप रीडिंग डाल सकते हो, एक आइडिया मिलेगा और यूट्यूब वाली क्लास से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसके संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों को हॉलिस्टिक अच्छा से समझाने का प्रयास किया है। मैंने बार बार कहा है बच्चा कि मेरा क्लास थोड़ा हैवी होगा, बट याद रखो आईएएस का पद भी हैवी। अगर पद पोस्ट हैवी है आईपीएस और आईएएस, तो फिर हल्के में अगर लोगे तो थोड़ा सा कठिनाई तो होगी बच्चा। मैं एक संदर्भ में तुम्हारा अपराधी हूं कि मैं विस्तार से और जो यूपीएससी का लेवल है उस लेवल को मेंटेन करते हुए पढ़ाने का प्रयास करता हूं, बट उन छात्रों से जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जो जस्ट +2 करके आ गए हैं, उनको समझने में थोड़ी परेशानी होती होगी, लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर हार जाओगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। जब आ गए हो आईएएस बनने के लिए तो थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा जुझारू बनो, थोड़ा प्रयास करो, क्योंकि इसको छोड़ करके स्किप करके मैं चलूं तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, कोई मतलब नहीं रह जाता। जिस लेवल का पोस्ट है यूपीएससी का बच्चा, उस लेवल की आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, और उस लेवल की अगर आप तैयारी करते हो तो इन सब चीजों को छोड़ करके आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हो, इन सब चीजों को लेकर के चलना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जुझारू बनोगे, मेहनत करोगे। आज एक एपिसोड खत्म किया हूं, इसलिए आज का क्लास मुझे यही रुकना पड़ेगा, और अब हमारा डायमेंशन होगा जनजातियों के लिए योजनागत प्रयास। हम लोगों ने था ना नीतिगत प्रयास, योजनागत प्रयास, तो नीतिगत प्रयास कर लिया, संवैधानिक और वैधानिक प्रयास कर लिया, और अब बारी आती है योजनागत प्रयास की। जनजातियों के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना नहीं है बच्चा जिसको कि स्पेशल टॉपिक के रूप में पूछा जा सके, बट लगभग मैंने इन सारी योजनाओं को ब्रीफ कर दिया है। एक बार कल मैं आपको इसका पीडीएफ भी मैंने आपको दे दिया है। पीडीएफ मिला है या नहीं मिला है, वाई लिखो। पीडीएफ मिला है या नहीं मिला है, वाई लिखो। मैं अपने नए बच्चों से बार बार यही कहूंगा, जिनको जरा भी समझने में दिक्कत हो रही है थोड़ा अपना मेहनत बढ़ाएं, दिमाग में हमेशा आईएएस और आईपीएस को लेकर के आए। हार नहीं मानूंगा, रार में ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखूंगा, मिटाऊंगा, लिखूंगा, मिटाऊंगा, लिखूंगा, मिटाऊंगा, तब तक लिखता मिटाता चलूंगा जब तक कि जीत नहीं जाऊं। यही जिद व्यक्ति में होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में भी ये जिद हो और इसी जिद के साथ अपने इस तैयारी का सफर को आप जारी रखो। नए वर्ष में फिर से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना। अगेन 2024 आपकी तैयारी में एक माइलस्टोन बने, आपका तैयारी कंप्लीट हो, पूरा हो,
और आप इस दिशा में सफल हो। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे बच्चों ने यस लिखा है, इसका मतलब मिल गया है। कुछ बच्चों को नहीं मिल पाया है, तो एक बार वो कंफर्म कर लेंगे क्यों नहीं मिला है। ठीक है, सो थैंक यू। हम लोग मिलते हैं कल। डन।